हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पेनी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझसे पेनी स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं, कैसे उनको सेलेक्ट करना चाहिए और कैसे ऐसे पेनी स्टॉक्स हम ढूंढें जो हमारे लिए आगे चल करके मल्टी बैगर बन सकते हैं, कैसे उनमें हम पोटेंशियल देखें। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आप लोगों से यही डिस्कस करना चाहूँगा कि पेनी स्टॉक्स जैसा कोई अगर आप देखें तो कोई भी फंडा होता नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, बेसिकली बहुत सारे लोग मानते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए जो 10 रुपए से कम के स्टॉक्स हैं या जिनकी ऐसे स्टॉक्स जिनकी प्राइस 30-40 रुपए है या 30-40 रुपए से कम है या मे बी 100 रुपीज से कम वाले स्टॉक्स को पेनी स्टॉक्स लोग मानते हैं। लेकिन एक्चुअली दोस्तों क्या होता है कि कोई भी कंपनी, सपोज करिए कि कोई भी कंपनी ऐसी है जो अभी आज छोटे मार्केट कैप की है या छोटे ये स्टॉक प्राइस की कंपनी है। तो अगर वो कंपनी 3-4 साल से ज़्यादा समय से सर्वाइव कर रही है और आज भी अगर उसका मार्केट कैप छोटा है, मार्केट कैप आज भी वही 150-200 करोड़ है और इसके बाद उसका स्टॉक प्राइस आज भी 10-20-30 रुपए के आसपास घूम रहा है, तो दोस्तों फिर वो बिजनेस आगे चल के भी सर्वाइव करना उसका मुश्किल होता है, आगे चल करके भी उसका मल्टी बैगर बनना मुश्किल ही होता है। क्योंकि दोस्तों अगर कोई ऐसी कंपनी है जो जिसके अंदर पोटेंशियल है, जिसका बिजनेस सस्टेनेबल है, जिसको लंबे समय तक, जिसका मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है, जो उसको लंबे समय तक रन कर सकता है, प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, तो वो लंबे समय तक आपका उसका जो स्टॉक प्राइस है, मार्केट कैप कम नहीं रह सकता। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप पहले देखें कि 10-20 रुपए के स्टॉक्स हुआ करते थे, लेकिन 3-4 सालों के अंदर फिर वो स्टार्ट होने के 3-4 सालों के अंदर उन्होंने अपने मार्केट कैप को बढ़ा लिया, अपना सेल्स ग्रोथ बढ़ा लिया। एंड इसके बाद अगर आप देखें तो उनका स्टॉक प्राइस भी वहां से 10-20-50 गुना तक बढ़ गया और कई कई केसेज में तो मोर देन 100 टाइम्स भी बढ़ गया। तो दोस्तों ऐसे ही बिजनेस ढूंढने पड़ेंगे। और ऐसे बिजनेस, अगर आप कोई पेनी स्टॉक ढूंढते हैं जिसका बिजनेस पिछले 10 सालों 20 सालों से उसी लेवल पर कर रहा है ट्रेड, एंड पिछले 10-20 सालों से उसका मार्केट कैप सेम है, सपोज कि 200 करोड़ मार्केट कैप था और आज भी 200 करोड़ मार्केट कैप है 10 साल बाद भी, तो दोस्तों ऐसा स्टॉक पेनी स्टॉक कभी नहीं बनता है, बल्कि वो आपके पैसे को डिस्ट्रॉय ही करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जो 2-3 साल पहले स्टार्ट हुई है और धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करती जा रही है, सपोज उसका स्टॉक 10 रुपए का था, अब धीरे धीरे 3 गुना हो चुका है, ऑलरेडी 30 रुपए हो चुका है, और अगर आप देखते हैं कि उसके सारे फंडामेंटल इंटैक्ट है, बिजनेस मैनेजमेंट भी अच्छा है, एंड इसके अलावा उसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही कंटिन्यूसली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक्स आपके लिए मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं। ऐसे पेनी स्टॉक्स में आपको पैसा डालना पड़ेगा। हाँ, कुछ और फंडामेंटल्स होते हैं, उनको चेक करने के बाद, जिनको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों देखिए, मैं पेनी स्टॉक की प्राइस के डिसाइड नहीं करता। मेरा पेनी स्टॉक्स, मैं उन स्टॉक्स को पेनी स्टॉक्स मानता हूं जिनका मार्केट कैप 200 करोड़ 300 करोड़ से कम है, वो बेसिकली एक तरीके के पेनी स्टॉक्स ही हैं। एंड चाहे उनका स्टॉक प्राइस कुछ भी हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपको स्टॉक्स दिखेंगे जिनका मार्केट कैप भले ही छोटा है, भले ही वो 500 करोड़ का 400 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन उनके स्टॉक प्राइस अगर आप देखें तो मोर देन 1000 रुपीज पर स्टॉक है या उससे ज़्यादा है। तो वो एक्चुअली पेनी स्टॉक्स हैं, लेकिन वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि उनका मार्केट कैप अभी कम है, लेकिन मे बी वो आगे चल करके बढ़ सकते हैं। और कोई भी पेनी स्टॉक दोस्तों, कोई भी सपोज करिए मार्केट कैप 10,000 करोड़ की कंपनी है, उसका भी आपको शेयर प्राइस जो है मिल जाएगा 20-30-40 रुपए में। उसके पीछे रीजन ये है कि वो नंबर आप अपने इक्विटी शेयर बढ़ा देता है। तो अगर नंबर आप इक्विटी शेयर्स आप अपने बढ़ा देते हैं, तो आपका मार्केट कैप कितना भी हो, आपका जो शेयर प्राइस है वो कम ही दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको इससे नहीं देखना चाहिए कि शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, आपको पेनी स्टॉक डिसाइड इससे करना चाहिए कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है। और वैसे भी अगर आप देखें कि इंडियन इक्विटी मार्केट में 90% जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो इन्वेस्टर का पैसा डुबा देते हैं, और उसमें से हार्डली 8-10% ही पेनी स्टॉक्स ऐसे निकलते हैं आगे चल करके जो कि इन्वेस्टर्स के लिए मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करते हैं। तो आप लोगों को पेनी स्टॉक्स चूज करते समय बहुत प्रिकॉशनली उसको चूज करना चाहिए। तो दोस्तों मैं जो करता हूँ, मैं वो टेक्निक आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिससे कि मैं पेनी स्टॉक्स को फ़िल्टर आउट करता हूँ और देन मैं उसके बाद उसमें पढ़ता हूँ और डिसाइड करता हूँ कि मुझे आगे इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो मैं स्क्रीनर का यूज़ करता हूँ दोस्तों। मैं स्क्रीनर पे जाता हूँ और स्क्रीनर पे जाने के बाद उसमें कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई करता हूँ, जिसको आप भी चाहें तो अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं देखता हूँ कि उसका मार्केट कैप वो आपका 500 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए और 100 करोड़ से कम भी नहीं होना चाहिए। मीन्स उसका मार्केट कैप 100 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में होना चाहिए। एंड इसके बाद जो सेकंड मेरा क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया है कि जो उसका स्टॉक प्राइस है और 200 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 रुपीज़ के आसपास होना चाहिए। एंड देन मैं थर्ड फिल्टर उसमें क्या इंप्लीमेंट करता हूँ, थर्ड फिल्टर में लगाता हूँ कंपनी का डेट टू इक्विटी। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर कोई सपोज करिए आपको एक कंपनी मिल भी गई जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा बिजनेस भी कर रही है, लेकिन अगर उसका डेट टू इक्विटी रेशियो
एक से ज़्यादा है, मतलब उसकी इक्विटी से ज़्यादा उसके ऊपर कर्ज है, मतलब उसके टोटल एसेट से ज़्यादा अगर उसके ऊपर कर्ज ही है, तो वो कंपनी फिर आगे चल करके सर्वाइव करना उसका बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही भी कोई ड्रा डाउन आएगा, जैसे ही थोड़ा थोड़ा डाउन साइकिल आएगा, वो कंपनी पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो जाती है और इन्वेस्टर्स का पूरा पैसा डूब जाता है। इसीलिए आपको डेट टू इक्विटी को खास ध्यान देना चाहिए कि डेट टू इक्विटी 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स उसके पास इतनी इक्विटी, जितनी इक्विटी है उसका 0.5, मतलब आधे से ज़्यादा उसके ऊपर कर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा कर्ज हुआ तो ऐसी कंपनियों का डाउन साइकिल टर्म में, जब डाउन साइकिल आता है बिजनेसेज का, तो उसका उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, बेसिकली वो बैंकरप्ट हो जाते हैं आगे जा करके। इसलिए डेट टू इक्विटी आपको ध्यान देना चाहिए। और तीसरा जो और अगला जो मैं फ़िल्टर लगाता हूँ वो है प्रमोटर होल्डिंग। अगर प्रमोटर होल्डिंग में देखता हूँ कि मोर देन 50% होना चाहिए, 40% तो मिनिमम आप मान के रखिए कि फ़िल्टर में ये लगाना ही है आपको, 40% से ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर प्रमोटर के पास कंपनी के शेयर होंगे तभी तो वो जी जान से उस कंपनी को ग्रो करने के लिए उसमें मेहनत करेगा और उस कंपनी के पीछे अपना एनर्जी लगाएगा और उस कंपनी को ग्रो करेगा। नहीं तो बहुत सारे केस में क्या होता है कि प्रमोटर के पास होल्डिंग केवल 5% है और बाकी सारी की सारी 95% होल्डिंग उसने रिटेलर को ऑलरेडी चिपका चुका होता है। तो ऐसी ऐसी कंपनियों में प्रमोटर कभी भी कंपनी को बेच के भाग सकता है और आपके पूरे पैसे डूब जाएंगे। क्योंकि शेयर होल्डर्स को, अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट होती है तो शेयर होल्डर्स को पैसा सबसे लास्ट में मिलता है, सबसे पहले बैंकों को पैसा मिलता है। अगर सपोज करिए आपने किसी कंपनी में पैसा लगा के रखा है और वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो क्या होगा, जब वो एनसीएलटी में जाएगी, कोर्ट में जाएगी, तो उसमें उस समय क्या होता है कि सबसे पहले बैंकों को, वो कंपनी को बेच करके, उसके जितने एसेट्स हैं उनको बेच करके सबसे पहले बैंकों को पैसा दिया जाता है। बैंकों को पैसा देने के बाद जितने भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पैसा दिया जाएगा। इसके बाद जो उनके बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसा दिया जाएगा। सबसे लास्ट में जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनका नंबर आता है। और तो रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में कभी पैसा आता नहीं है, ऑलमोस्ट उनका पैसा डूब ही जाता है जब भी कोई कंपनी बैंकरप्ट होती है। इसलिए दोस्तों आपको प्रमोटर होल्डिंग जरूर चेक करनी चाहिए। 40-50% अगर प्रमोटर होल्डिंग है तो नो डाउट आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको प्रमोटर होल्डिंग का प्लेज परसेंटेज भी देखना चाहिए कि प्रमोटर ने अपना कितना परसेंट अपने होल्डिंग का कितना परसेंट बैंकों के पास गिरवी रखा हुआ है। प्लेज परसेंटेज का मतलब होता है कि बैंकों के पास आपने कितना गिरवी रखा हुआ है। सपोज करिए उसके पास 40% होल्डिंग तो है कंपनी की, लेकिन उसमें से ऑलरेडी उसने 30, जो 40% है उसका 30% उसने उठा के मतलब सपोज करिए कि अपने 40% होल्डिंग का 50 से 60% उसने बैंक में गिरवी रखा हुआ है, बैंक में प्लेज करके रखा है, तो वो भी एक आपके लिए अलार्मिंग है। क्योंकि ऐसी कंपनियों में वो कभी भी वो प्रमोटर चला जाएगा और इसके बाद वो बैंक कंपनी को नीलाम करके अपने पैसे वसूल लेगी, लेकिन आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको प्लेज परसेंटेज भी चेक जरूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको उस कंपनी का सेल्स ग्रोथ जरूर चेक करना चाहिए। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो मोर देन 20% या एटलीस्ट मिनिमम 15% तो होना ही चाहिए। 15 से 20% का मिनिमम सेल्स ग्रोथ होना चाहिए। और अगर वो इंडस्ट्री के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनसे ज्यादा रेट से सेल्स ग्रोथ कर रही, तब तो समझ लीजिए कि आपके हाथ में जेम लग गया है। क्योंकि फिर ऐसी कंपनियां बहुत कम मिलती हैं जो अपने जो इंडस्ट्री का जो टॉप है, टॉप प्लेयर है, उससे ज्यादा रेट से अगर सेल ग्रोथ कर रही हो और वो पेनी स्टॉक्स हो। क्योंकि वो जल्दी, वो ऐसी कंपनियां, ऐसी पेनी स्टॉक जो इंडस्ट्री लीडर से ज्यादा रेट से ग्रो कर रही हैं, वो बहुत जल्दी पेनी स्टॉक्स नहीं रह जाती, बहुत जल्दी स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में साइज में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको कोई कंपनी ऐसी है जिसने अभी अभी इनिशियली अभी अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया विद इन 2-3 ईयर्स, एंड वो उसका जो ग्रोथ रेट है, उसका जो सेल्स ग्रोथ है वो अपने पीयर से कंपेरेटिवली ज्यादा रेट से ग्रो हो रहा है, उससे 20-30% रेट से ज्यादा ग्रो हो रहा है, तो अगर मार्केट लीडिंग ग्रोथ दे रहा है और पेनी स्टॉक है, तो जल्दी ही वो मार्केट में उसका जो मार्केट कैप है वो बढ़ जाएगा और उसमें इन्वेस्टर आएंगे ही। तो आपको ऐसी कंपनियों के ऊपर फोकस करना चाहिए जो बहुत तेजी से मार्केट शेयर ग्रैब करते जा रहे हैं। एंड इसके अलावा उनका आपको प्रॉफिट ग्रोथ भी चेक करना पड़ेगा कि माल तो हो सकता है कि जो कंपनी का जो टॉप प्लेयर है वो 20% के रेट से सेल कर रहा है और आपकी जो पेनी स्टॉक है, जो छोटी कंपनी है, छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, वो हो सकता है 40% के रेट से अपना सेल्स ग्रोथ कर रही हो। लेकिन इसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो अपना प्रॉफिट ग्रोथ कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ऐसा तो नहीं कि 40% के रेट से अपना माल तो सेल कर रही है लेकिन उसका प्रॉफिट ग्रोथ 10% के रेट से घट रहा है, 10% के रेट से बढ़ रहा है। अगर 10% के रेट से सेल ग्रोथ, ये प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है और सेल ग्रोथ 40% तो हो रहा है, तो ऐसी कंपनी अपना मार्केट शेयर जल्दी लूज कर देगी, वो सस्टेन नहीं कर पाएगी बिजनेस को। तो दोस्तों आपको ये भी देखना चाहिए कि एटलीस्ट जिस रेट से सेल्स ग्रो हो रहा है उसी रेट से उसका प्रॉफिट भी ग्रो होना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद आपको उसका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो भी देखना चाहिए कि उसका जो बिजनेस मॉडल है, वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्या उन प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में अगले 15-20 सालों तक रहेगी। ऐसा तो नहीं कि आगे चल के वो इररिलेवेंट हो जाएंगे प्रोडक्ट और इसके बाद वो पब्लिक उन प्रोडक्ट्स को यूज करना ही छोड़ देगी, लोग उसको कंज्यूम करना ही छोड़ देंगे। तो वैसा बिजनेस में भी आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के तो वो फैक्ट्री, वो यूनिट या वो बिजनेस बंद ही होने वाला है। और जिस दिन वो यूनिट बंद हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके सारे पैसे डूब जाएंगे।
और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको कंपनी का जो पर डे जो वो जितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है उसको भी देखना चाहिए। अगर आप सपोज करिए कि जो फ्लोटिंग शेयर्स है वो सपोज करिए कि मार्केट में जितने शेयर फ्लोटिंग है उसके, अगर वो 10 लाख शेयर अगर उसके फ्लोटिंग है और पर डे उसमें वॉल्यूम 1 लाख या 2 लाख नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप फंसेंगे कैसे कि जब पूरे दिन में उसके ट्रेड ही 10 लाख शेयर से कम हो रहे, सपोज 10 लाख शेयर उसके फ्लोटिंग है और जो ट्रेडिंग हो रहा है केवल 10,000 या 20,000 शेयर की पर डे हो रही है, तो आप जब भी ऐसे शेयर खरीद लेंगे, जब आप बेचने जाएंगे तो आपको बायर ही नहीं मिलेंगे। आप सेलिंग में अपना ऑर्डर तो लगा देंगे लेकिन आपको बाइंग करने वाला कोई बायर दिखाई नहीं देगा और उसमें लोअर सर्किट्स लगते जाएंगे और आप फंस जाएंगे ऐसे शेयर्स में। तो आपको उस केस में क्या करना चाहिए, आप जब भी कोई शेयर परचेज कर रहे हैं, जब भी कोई पेनी स्टॉक परचेज कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है कि जितने उसके फ्लोटिंग शेयर्स हैं उसका एटलीस्ट 40-50% तो मार्केट में पर डे वॉल्यूम ट्रेड होना ही चाहिए। अगर वो ट्रेड वॉल्यूम नहीं होता है तो आप उसमें ट्रैप हो जाएंगे और ये डाटा भी आपको स्क्रीनर से मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला जो पैरामीटर, अगला जो फिल्टर मैं यूज करता हूँ पेनी स्टॉक्स चूज करने के लिए या कोई भी स्टॉक चूज करने के लिए, वो है मेरा प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो, जिसे जनरली पेग रेशियो बोला जाता है। तो दोस्तों जो लोगों से अगर आप जनरली डिस्कस करते हैं तो लोग बोलते हैं कि पी रेशियो देखो, पी रेशियो सस्ता है तो आपको ऐसी कंपनी लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों सपोज करिए आपके पास एक ऐसी कंपनी है जो 80% के रेट से ग्रो कर रही है, तो वो आपको लो पी में नहीं मिलेगी, वो कम से कम आपको 70-80 के पी में ही मिलेगी। और अगर आप 70-80 के पी जैसे ही आप पी देखेंगे, उसका ग्रोथ नहीं देखेंगे 70 या 80 के पी पर कंपनी अवेलेबल है, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे, जबकि आपने उसका पीजी रेशियो देखा ही नहीं, उसका पेग रेशियो देखा ही नहीं। अगर आप उसका पेग रेशियो देखेंगे तो 0.6-0.7 के आसपास वैल्यूएशन पर आपको कंपनी मिल जाएगी। तो आपको हमेशा कंपनी का वैल्यूएशन चेक करते समय या कैलकुलेट करते समय पी रेशियो तो देखना ही चाहिए। पी रेशियो के साथ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेग रेशियो। पेग रेशियो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर कोई भी कंपनी लेस देन 1 के पेग रेशियो पर अवेलेबल है और उसमें अच्छी खासी ग्रोथ है, उसमें अगर सपोज करिए 50-60% के रेट से कंपनी अपना सेल्स ग्रोथ कर रही है, अपना प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है, तो ऐसी कंपनी आगे चल करके इन्वेस्टर के लिए पैसा बना देती हैं, भले ही वो 60-70 के पी पर अवेलेबल हो। बहुत सारी ऐसी कंपनियों आपको एग्जाम्पल में मिल जाएंगी, चाहे आपको ट्रेंड देख लीजिए, हमेशा 100 के ऊपर के पी पर अवेलेबल रहता था, लेकिन वो शेयर 2-3 हज़ार रुपए से 10,000 रुपए तक गया। और आपको ऐसी डिक्सन मिल जाएगा जो आप देखिए कभी कोविड पीरियड में वो 2-2.5 हज़ार का शेयर हुआ करता था और वो गया आपका 17-18 हज़ार रुपए तक, तो उसका भी पी रेशियो आप देखें तो कभी भी 130-140 के नीचे आया ही नहीं। लेकिन कंपनी में क्या था, 100% के रेट से कंपनी ग्रो भी करती रही, जिसकी वजह से आप देखें कि वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाती ही गई। तो आपको सिर्फ पी रेशियो नहीं देखना है, पी रेशियो आप अगर केवल देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको उसके साथ साथ पेग रेशियो भी जरूर चेक करना चाहिए। पेग रेशियो होता क्या दोस्तों, जनरली पेग रेशियो मतलब होता है प्राइस जो आप पी रेशियो पे कर रहे हैं कंपनी का, वो कितने ग्रोथ के लिए पे कर रहे हैं। अगर सपोज करिए आप एक कंपनी है जिसका आप 70 के पी पर 70 का पी चल रहा है, लेकिन अगर वो कंपनी 80 के सेल्स ग्रोथ से रेट से अपना सेल्स ग्रो कर पा रही है, तो उसका पीजी रेशियो अगर आप देखेंगे तो बिलो देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, और वो कंपनी इन्वेस्टर के लिए पैसा बनाती है। ऐसी कंपनियां, ऐसी बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे, जैसे मैंने एक दो एग्जांपल आपको अभी बताया। आप जॉकी देखिए, पेज इंडस्ट्रीज, या ऐसे कई सारे इंडस्ट्रीज है जो आप देख सकते हैं जाकर के। और दोस्तों एक कॉमन इन्वेस्टर एक बहुत कॉमन सी गलती बार बार करता है, एक रिटेल इन्वेस्टर करता है कि बेसिकली ऐसे कोई भी स्टॉक देखता है जो कि छोटे प्राइस का है और उसमें रोज अपर सर्किट लगते जा रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है कि यार कंपनी तो बहुत अच्छी कंपनी है और लोगों के लिए बहुत पैसा बना रही है, तो मैं क्यों नहीं पैसा बना रहा हूँ। वो क्या करता है, उसमें एंट्री ले लेता है रोज अपर सर्किट देखते हुए। लेकिन दोस्तों ये करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो रोज अपर सर्किट लगा रही है, तो वो आपके लिए एक ट्रेडिशनल ट्रैप भी हो सकता है, जो जनरली जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो लोग बोलते हैं कि ऑपरेटर्स हैं मार्केट में, तो वो ऑपरेटर्स आपके लिए बिछाते हैं। बेसिकली वो करते क्या है कि किसी भी कंपनी को स्टॉक प्राइस बल्क में खरीद लेते हैं और उसको रोज अपर सर्किट लगवाते जाते हैं। मार्केट में अगर फ्लोटिंग शेयर अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो उसमें अपर सर्किट रोज लगता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बायर आएंगे लेकिन सेलर कोई है ही नहीं, और जब बायर ज्यादा है और सेलर है ही नहीं, तो उस ऐसे स्टॉक्स में अपर सर्किट लगता जाता है। और हमारे और आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो छोटे इन्वेस्टर है बेचारे, वो यही देखते हैं कि रोज अपर सर्किट लग रहा है और उसके सेल शेयर हो ही नहीं रहे हैं। वो क्या करते हैं, रोज ऑर्डर लगाते हैं, रोज ऑर्डर लगाते हैं, रोज ऑर्डर लगाते हैं। और जो ऑपरेटर होता है वो देखता है कि अगर सपोज करिए ऑपरेटर के पास 10,000 शेयर्स हैं और वो ये देखता है कि रोज कितने के ऑर्डर लगे हुए हैं, और वो देखता है जिस दिन देखेगा कि 10,000 अपर सर्किट रोज लगाता गया, 1 महीने 1.5 महीने तक लगातार अपर सर्किट लगा और उस जो स्टॉक प्राइस है वहां से 4-5 गुना या 10 गुना हो गया, फिर वो क्या करेगा, देखेगा कि उसके पास सपोज 10,000 शेयर्स हैं और देखेगा जिस दिन 10,000 शेयर्स की बोली लगी है, जिस दिन 10,000 बायर्स इकट्ठे हैं, वो पूरे के पूरे शेयर एक साथ डंप कर देगा उसी प्राइस पर। तो क्या होता है कि फिर वो 10,000 शेयर जो कल तक ऑपरेटर्स के पास थे, आज वो सारे के सारे रिटेलर के पास चले गए, फिर उसी दिन से उसमें लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाएगा।
और रिटेलर जो है क्लासिक ट्रैप में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि फिर वो कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लगाता जाएगा वो स्टॉक, और कब तक लगाएगा नोबडी नोज। वो हो सकता है कि वहां से केवल 90% पूरी की पूरी 90% वेल्थ ही उड़ जाए, क्योंकि उसने 10 गुना पैसा बनाया था, तो आके रुकेगा वहीं जहां से वो शुरू हुआ था। तो जो रिटेलर होता है वो बेचारा जब देखता है कि मैंने 100 रुपए लगाए थे और उसमें से 90 रुपए मेरे फंस गए, तो वो वैसे भी नहीं बेचता है, बोलता है रखे रहो यार, हो सकता है कल को मेरा प्राइस आ जाए, कल को मेरा भाव आ जाए, तब मैं बेचूंगा। और इसी तरीके से उसका जो टाइम है वो लॉस होता जाता है। और स्टॉक मार्केट में सबसे जो कीमती चीज है दोस्तों वो है टाइम लॉस। अगर आपने अपना टाइम लॉस कर दिया, आपने अपना जो पैसा है उसको फंसा दिया कहीं, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर आपने अपना आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कर रहे हैं और अपना टाइम लॉस कर रहे हैं मार्केट में, तो आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा पैसा बनाना। इसीलिए आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर खास ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिनका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है। एंड बिना फंडामेंटल चेक किए आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। सपोज कोई ऐसा स्टॉक आपको दिखता भी है जो रोज लगातार अपर सर्किट लगा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? आपका मन तो विचलित हो जाएगा कि मुझे पैसा लगाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करता हूं ऐसी कंडीशन में, उस कंपनी का फंडामेंटल जाकर के मैं पढ़ता हूँ। उस कंपनी का फंडामेंटल पढ़ता हूँ कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ कैसा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, कंपनी के ऊपर किसी तरीके का कोई कर्ज तो नहीं है, कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, उसमें उसका जो होल्डिंग का प्लेज परसेंटेज क्या है। एंड इसके अलावा मैं ये भी देखता हूँ कि क्या उसका बिजनेस सस्टेनेबल है या नहीं सस्टेनेबल है। एंड देन मैं ट्राई करता हूँ कि कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाकर के मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ सकूँ या सुन सकूँ। अगर ऑडियो अवेलेबल है तो मैं सुन लेता हूँ, अगर रिटेन में डाटा अवेलेबल है तो मैं इसको पढ़ के ट्राई करता हूँ देखने का कि बिजनेस में कुछ ऐसा हो रहा है जो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है, या मैनेजमेंट कुछ ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में कुछ ऐसा बोला है कि आगे चल के अपना जो कैपेसिटी है उसको 3 गुना 4 गुना कर देगा अगले 1-2 साल के अंदर। या फिर उसको ऐसे कुछ क्लाइंट के साथ कोलैबोरेशन हो गया, कुछ ऐसे बड़े उसको जायंट क्लाइंट मिल गए हैं कि वो उसको आगे लंबे ऑर्डर मिले हुए हैं। अगर इस टाइप की चीजें हैं जिससे मुझे लगता है कि इसके पास ये इसके स्टॉक को बढ़ने का रीजन अवेलेबल है, तभी मैं उसमें पैसा लगाना प्रीफर करता हूँ। नहीं अगर जाके मैं देखूं कि रोज भले ही कंपनी 1 महीने से लगातार अपर सर्किट में है और मैं जाकर के देखूं कि बिजनेस में कुछ चेंजेज हो ही नहीं रहे हैं, मैनेजमेंट अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में कुछ भी जो है अच्छा अपने बिजनेस के बारे में बोल ही नहीं रहा है, उसके साथ कोई अच्छा उसको क्लाइंट मिल ही नहीं रहे हैं, उसके ऑर्डर्स जो सेल्स ग्रोथ है वो लगातार घटते जा रहा है। वो पहले 20% से सेल ग्रोथ करती थी, अब वो घट के 13% 14% रह गया है। जो उसका प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी पहले 20% से ग्रो होता था, अभी वो घट करके 12-13% रह गया है। और इसके बाद भी स्टॉक प्राइस लगातार बढ़े जा रहा है, तो वो एक क्लासिकल ट्रैप हो सकता है दोस्तों, आप उसमें फंस सकते हैं। तो ऐसी कंपनियों से आपको सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा हो गया, 17-18 मिनट का वीडियो हो चुका है मेरा। तो हम ऐसे टॉपिक्स पे, ऐसे टॉपिक्स जिसमें रिटेल इन्वेस्टर बेचारे फंस जाते हैं या उनको अवेयर करने के लिए जो टॉपिक्स हैं उन पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आगे भी हम बनाएंगे ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई डाउट है, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालें। मैं ट्राई करूँगा आपके क्वेश्चंस को आंसर करने का। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।